डियर व्यूअर्स, हमारे दृष्टि PCS चैनल पर अब से हर रोज शाम 6 बजे राज्य विशेष करंट अफेयर्स देखना न भूलें। धन्यवाद। नमस्कार, दृष्टि IAS के टुडेज जी के प्रोग्राम में आपका स्वागत है। शुरुआत करेंगे पिछले सेशन के रिकैप से। पहला प्रश्न था, कायहायताय सूका साचिकेरम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यह एक मध्यम आकार का ऑप्थेल्मोसॉरस था। 2. इसके धारदार और मजबूत दांत इसे बड़े शिकार को खाने में मददगार होते थे। 3. डेंट्री इस प्रजाति की सबसे लंबी हड्डी है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या से सही है या फिर है? इसका सही जवाब था 1, 2 और 3। अगला प्रश्न था, कपास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या से सही है या फिर है? 1. यह एक सूखा प्रतिरोधी फसल है और इसके लिए शुष्क जलवायु उपयुक्त है। 2. दक्कन के पठार की मिट्टी कपास की फसल उगाने के लिए उपयुक्त है। 3. महाराष्ट्र भारत का शीर्ष कपास उत्पादक राज्य है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। इसका सही जवाब था केवल 1 और 2। अगला प्रश्न था, राष्ट्रमंडल या राष्ट्रमंडल देशों यानी कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. 1949 में लंदन घोषणा पत्र द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। 2. महारानी एलिजाबेथ द्वितीय राष्ट्रमंडल की प्रमुख हैं। 3. इसकी सदस्यता स्वतंत्र और समान स्वैच्छिक सहयोग पर आधारित है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या से सही है या फिर है? इसका सही जवाब था 1, 2 और 3। अगला प्रश्न था, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. राष्ट्रीय कौशल विकास निगम यानी NSDC द्वारा रिकॉग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग यानी RPL प्रोग्राम लागू किया जा रहा है। 2. RPL प्रोग्राम औपचारिक व्यवस्था से अलग अर्जित शिक्षण मूल्यों को मान्यता प्रदान करता है। 3. NSDC कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय के तत्वाधान में सार्वजनिक निजी भागीदारी यानी PPP के तौर पर कार्य करता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या से सही है या फिर है? इसका सही जवाब था 1, 2 और 3। अगला प्रश्न था, निम्नलिखित में से कौन से देश लिथियम ट्रायंगल बनाते हैं? इसका सही जवाब था चिली, अर्जेंटीना और बोलीविया। अगला प्रश्न था, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी रेगुलेशन बिल 2020 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. इसमें प्रावधान है कि प्रत्येक ART क्लिनिक और बैंक को नेशनल रजिस्ट्री ऑफ बैंक्स एंड क्लिनिक्स ऑफ इंडिया में रजिस्टर होना चाहिए। 2. एक बैंक सिर्फ 21 और 55 वर्ष की आयु वाले पुरुष का वीर्य और 23 से 35 वर्ष की आयु की महिलाओं का ओसाइट ले सकता है। 3. बिल के तहत नेशनल रजिस्ट्री बनाई जाएगी और वह देश में सभी ART क्लिनिक्स और बैंकों के विवरणों वाले केंद्रीय डेटाबेस के तौर पर काम करेगी। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या से सही है या फिर है? इसका सही जवाब था 1, 2 और 3। अगला प्रश्न था, भारतीय संसद में स्थगन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. अनिश्चित काल के लिए स्थगन में अगली बैठक के लिए एक निश्चित तिथि के साथ सदन की बैठक समाप्त होती है। 2. सदन की बैठक का स्थगन एक निश्चित समय के लिए सदन की बैठक की समाप्ति है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा यहाँ से सही है या फिर है? इसका सही जवाब था केवल 2। अगला प्रश्न था, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. इसके अध्यक्ष और सदस्य 5 वर्ष की अवधि के लिए या 70 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक जो भी पहले हो तक पद धारण करते हैं। 2. इसके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा 3 सदस्यीय समिति की सिफारिशों के आधार पर की जाती है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा यहाँ से सही है या फिर है? इसका सही जवाब था ना तो 1 और ना ही 2। अगला प्रश्न था, नागालैंड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. नागालैंड को दिसंबर 1965 में राज्य का दर्जा दिया गया। 2. शिलोंग समझौता नागालैंड से संबंधित है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या से सही नहीं है या फिर है? इसका सही जवाब था केवल 1। अंतिम प्रश्न था, 5 करोड़ से अधिक लोगों का पूर्ण टीकाकरण करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? इसका सही जवाब था उत्तर प्रदेश। शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। सबसे पहले देखेंगे अभ्यास प्रश्न। HIV एड्स से निपटने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पहले शुरू की गई हैं? 1. प्रोजेक्ट सनराइज,
2. द रेड रिबन। 3. 90-90-90 लक्ष्य। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3 या फिर 1, 2 और 3। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, 1, 2 और 3। हर साल दुनिया भर में 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस के तौर पर मनाया जाता है। 90-90-90 शब्द यूएन एड्स कार्यक्रम द्वारा निर्धारित लक्ष्य को संदर्भित करता है। 2020 के लिए 90-90-90 लक्ष्य यह सुनिश्चित करता है कि HIV ग्रस्त 90% लोग अपनी स्थिति से अवगत हो सके, HIV से पीड़ित 90% लोग उपचार प्राप्त कर सके और उपचार प्राप्त करने वाले सभी लोगों में से 90% लोगों में वायरस के प्रभाव को कम किया जा सके। प्रोजेक्ट सनराइज 2016 में यह पहल स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा शुरू की गई थी। इसका मकसद भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में विशेष रूप से इंजेक्शन के जरिए ड्रग्स लेने वाले लोगों में HIV के बढ़ते प्रसार को रोकना है। द रेड रिबन यह HIV से पीड़ित लोगों के लिए जागरूकता और समर्थन का सार्वभौमिक प्रतीक है। इसके माध्यम से विश्व एड्स दिवस से पहले और उस दौरान जागरूकता को बढ़ावा दिया जाता है, इसलिए विकल्प डी सही है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, 1, 2 और 3। हमारे वीडियो अंग्रेजी में देखने के लिए फॉलो करें हमारा ही दूसरा यूट्यूब चैनल दृष्टि IAS इंग्लिश। आज के सेशन का पहला प्रश्न है, शोषण के विरुद्ध अधिकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 23 बिना किसी अपवाद के मानव के दुर्व्यापार और बलात् श्रम का प्रतिषेध करता है। 2. अनुच्छेद 24 के तहत मौलिक अधिकार केवल नागरिकों, विदेशियों को नहीं के लिए उपलब्ध है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा यहाँ से सही है या फिर है? केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों या फिर ना तो 1 और ना ही 2। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, ना तो 1 और ना ही 2, यानी दोनों कथन गलत हैं। सार्वजनिक सूचना और मसौदा मानव तस्करी, रोकथाम, देखभाल और पुनर्वास विधेयक 2021 को संसद के जारी सत्र में पेश किए जाने की संभावना है। तस्करी से बचकर निकले लोगों ने मांग की है कि महिला एवं बाल विकास मंत्रालय पीड़ितों के पुनर्वास के लिए धन के प्रावधानों को परिभाषित और शामिल करें। अनुच्छेद 23 मानव के दुर्व्यापार और बलात् श्रम का प्रतिषेध करता है। यह अधिकार नागरिकों और गैर नागरिकों दोनों के लिए उपलब्ध है। यह न केवल राज्य के खिलाफ बल्कि निजी व्यक्तियों के खिलाफ भी व्यक्ति की रक्षा करता है। अनुच्छेद 23 एक अपवाद का भी प्रावधान करता है। यह राज्य को सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए अनिवार्य सेवा अधिरोपित करने की अनुमति देता है। उदाहरण के लिए सैन्य सेवा या सामाजिक सेवा, जिसके लिए राज्य भुगतान करने के लिए बाध्य नहीं है। हालांकि ऐसी सेवा लागू करने में राज्य को केवल धर्म, मूल वंश, जाति या वर्ग के आधार पर कोई भेदभाव करने की अनुमति नहीं है, इसलिए कथन 1 गलत है। अनुच्छेद 24 के अनुसार 14 वर्ष से कम आयु के किसी बालक को किसी कारखाने या खान में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा या किसी अन्य संकट में नियोजन में नहीं लगाया जाएगा, लेकिन यह किसी भी हानि रहित काम में उनके रोजगार पर रोक नहीं लगाता है। यह शत्रु देश को छोड़कर नागरिकों और विदेशियों दोनों के लिए उपलब्ध है, अतः कथन 2 भी गलत है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, ना तो 1 और ना ही 2। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. पाइका मूल रूप से ओडिशा के गजपति शासकों के किसानों का असंगठित सैन्य दल था। 2. बख्शी जगबंधु पाइका विद्रोह के नेतृत्व करता थे। उपरोक्त में से कौन सा यहाँ से कथन सही है या फिर है? केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों या फिर ना तो 1 और ना ही 2। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों। केंद्रीय संस्कृति मंत्री श्री जी किशन रेड्डी ने घोषणा की है कि 1817 में ओडिशा का पाइका विद्रोह अंग्रेजों के खिलाफ एक विद्रोह की शुरुआत थी। इसे NCERT की कक्षा 8 की इतिहास की पाठ्य पुस्तक में केस स्टडी के तौर पर शामिल किया जाएगा। पाइका मूल रूप से ओडिशा के गजपति शासकों के किसानों का असंगठित सैन्य दल था। यह युद्ध के समय राजा को सैन्य सेवाएं मुहैया कराते थे और सामान्य दिनों में खेती किया करते थे, इसलिए कथन 1 सही है। बख्शी जगबंधु विद्याधर के नेतृत्व में उन्होंने आदिवासियों और समाज के अन्य वर्गों का समर्थन लेकर मार्च 1817 में विद्रोह किया, इसलिए कथन 2 भी सही है। उन्होंने ब्रिटिश सत्ता के प्रतीकों पर हमला किया और खुर्दा की ओर बढ़ने के दौरान पुलिस स्टेशनों, प्रशासनिक कार्यालयों और खजाने को आग लगा दी। यह विद्रोह शीघ्र ही प्रांत के विभिन्न भागों में फैल गया।
उन्हें जमींदारों, ग्राम प्रधानों और साधारण किसानों का समर्थन प्राप्त था। हालांकि उन्हें अंततः अंग्रेजों द्वारा हार का सामना करना पड़ा। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों, यानी दोनों कथन सही हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन्हें संथानम समिति की सिफारिशों पर स्थापित किया गया था? 1. केंद्रीय सतर्कता आयोग यानी सीवीसी, 2. केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी सीबीआई, 3. राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो यानी एनसीआरबी, 4. लोकपाल। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। केवल 1 और 2, केवल 2 और 4, केवल 1, 3 और 4, या फिर 1, 2, 3 और 4। इसका सही जवाब ऑप्शन ए, केवल 1 और 2। हाल ही में उच्चतम न्यायालय की एक बेंच ने कई राज्यों द्वारा सीबीआई को सामान्य सहमति वापस लेने संबंधी मामले को संदर्भित किया है। भ्रष्टाचार की रोकथाम के लिए बनी संथानम समिति 1962 से 1964 की सिफारिशों के आधार पर केंद्रीय सतर्कता आयोग यानी सीवीसी की स्थापना सरकार द्वारा फरवरी 1964 में के संथानम की अध्यक्षता वाली भ्रष्टाचार निवारण समिति की सिफारिशों पर की गई थी। राष्ट्रीय पुलिस आयोग 1977 से 1981 और गृह मंत्रालय की टास्क फोर्स 1985 की सिफारिशों के आधार पर गृह मंत्रालय के तहत 1986 में एनसीआरबी यानी राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की स्थापना की गई थी। लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर लोकपाल की स्थापना का प्रावधान किया गया। 2002 में एम.एन. वेंकटचलैया की अध्यक्षता में गठित आयोग ने लोकपाल और लोकायुक्तों की नियुक्ति की सिफारिश की। 2005 में वीरप्पा मोइली की अध्यक्षता में द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग ने भी लोकपाल की स्थापना की सिफारिश की। इसलिए विकल्प ए सही है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए, केवल 1 और 2। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। 1. जीवामृत, 2. बीजामृत, 3. आच्छादन, 4. वह पासा। उपरोक्त में से कौन से जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग यानी ZBNF के स्तंभ हैं? केवल 1 और 2, केवल 2 और 4, केवल 1, 3 और 4, या फिर 1, 2, 3 और 4। इसका सही जवाब ऑप्शन डी, 1, 2, 3 और 4। हाल ही में नीति आयोग ने प्राकृतिक खेती पर एक राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया। जान लेते हैं शून्य बजट प्राकृतिक खेती यानी जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग के बारे में। यह रासायनिक मुक्त कृषि की एक विधि है। इसके तहत पारंपरिक भारतीय पद्धतियां शामिल हैं। इसे मूल रूप से कृषक सुभाष पालेकर द्वारा बढ़ावा दिया गया था। इन्होंने इसे 1990 के दशक के मध्य में हरित क्रांति के तरीकों, रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों और गहन सिंचाई द्वारा संचालित के विकल्प के तौर पर विकसित किया था। इसके तहत 4 स्तंभ शामिल हैं। जीवामृत, यह गाय के ताजा गोबर और गोमूत्र दोनों भारत की स्वदेशी गाय नस्ल से गुड़, दाल का आटा, पानी और मिट्टी का मिश्रण होता है। इसे कृषि भूमि पर प्रयोग यानी अप्लाई किया जाता है। बीजामृत, यह नीम के पत्तों और गूदे, तंबाकू और हरी मिर्च का एक मिश्रण है जो कीटों के प्रबंधन के लिए तैयार किया जाता है और इसका उपयोग बीजों के उपचार के लिए किया जा सकता है। आच्छादन यानी मल्चिंग, यह जुताई के दौरान ऊपरी मिट्टी को सुरक्षित रखने में सहायक है और हल चलाने पर मिट्टी बर्बाद नहीं होती है। वह पासा, यह वह स्थिति है जहां मिट्टी में हवा और पानी के अणु दोनों मौजूद होते हैं, जिससे सिंचाई आवश्यकताओं को कम करने में मदद मिलती है। अतः विकल्प डी सही है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन डी, 1, 2, 3 और 4। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. श्रम ब्यूरो द्वारा ऑल इंडिया क्वार्टरली एस्टैब्लिशमेंट बेस्ड एम्प्लॉयमेंट सर्वे यानी AQEES किया जाता है। 2. एरिया फ्रेम एस्टैब्लिशमेंट सर्वे यानी AFES AQEES का एक अवयव है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा यहाँ से सही है या फिर है? केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, या फिर ना तो 1 और ना ही 2। इसका सही जवाब ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों, यानी दोनों कथन सही हैं। हाल ही में श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने कोविड महामारी के मद्देनजर 2020 के लॉकडाउन के दौरान नौकरी गंवाने वाले लोगों के आंकड़े जारी किए। यह डेटा ऑल इंडिया क्वार्टरली एस्टैब्लिशमेंट बेस्ड एम्प्लॉयमेंट सर्वे यानी AQEES पर आधारित है। श्रम ब्यूरो द्वारा AQEES को 9 चयनित क्षेत्रों के संगठित और असंगठित क्षेत्रों में रोजगार और प्रतिष्ठानों से संबंधित आंकड़ों के बारे में त्रैमासिक अपडेट प्रदान करने के लिए लिया गया है। इसलिए कथन 1 सही है।
इसमें शामिल क्षेत्र हैं विनिर्माण, निर्माण, व्यापार, परिवहन, शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास और रेस्तरां, IT, BPO, वित्तीय सेवा गतिविधियां। AQEES के अवयव निम्नलिखित हैं। क्वार्टरली एम्प्लॉयमेंट सर्वे यानी QES, यह 10 या अधिक श्रमिकों को रोजगार देने वाले प्रतिष्ठानों के लिए रोजगार का अनुमान प्रदान करता है। संशोधित QES को पहली तिमाही यानी अप्रैल से जून 2021 के दौरान आयोजित किया गया था। और एरिया फ्रेम एस्टैब्लिशमेंट सर्वे यानी AFES, यह नमूना सर्वेक्षण के माध्यम से असंगठित क्षेत्र 10 से कम श्रमिकों के साथ को कवर करता है, इसलिए कथन 2 सही है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन C, 1 और 2 दोनों। अगला प्रश्न है, इन्फिनिटी फोरम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. इस कार्यक्रम की मेजबानी गिफ्ट सिटी यानी गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी के सहयोग से सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा की जा रही है। 2. इस फोरम के पहले संस्करण में इंडोनेशिया, दक्षिण अफ्रीका और यूनाइटेड किंगडम भागीदार देश हैं। 3. इस फोरम की थीम बियॉन्ड माइक्रो प्लानिंग है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा यहाँ से सही है या फिर है? केवल 1 और 2, केवल 2, केवल 1 और 3 या फिर केवल 2 और 3? इसका सही जवाब ऑप्शन बी, केवल 2। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इन्फिनिटी फोरम का उद्घाटन किया। जान लेते हैं इन्फिनिटी फोरम के बारे में। इसका आयोजन गिफ्ट सिटी और ब्लूमबर्ग के सहयोग से भारत सरकार के तत्वाधान में अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण द्वारा आयोजित किया जा रहा है, इसलिए कथन 1 गलत है। इसके पहले संस्करण में इंडोनेशिया, दक्षिण अफ्रीका और यूनाइटेड किंगडम भागीदार देश हैं, इसलिए कथन 2 सही है। इन्फिनिटी फोरम की थीम बियॉन्ड है, इसलिए कथन 3 गलत है। यह फोरम में हिस्सा लेने वालों को पारंपरिक मानसिकता और दृष्टिकोण से परे सोचने के लिए प्रेरित करेगा। इसमें अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, हरित प्रौद्योगिकी, कृषि प्रौद्योगिकी, क्वांटम कंप्यूटिंग जैसे नए रुझानों पर चर्चा शामिल है। इन्फिनिटी फोरम नीति, व्यापार और प्रौद्योगिकी में दुनिया के अग्रणी लोगों को एक साथ लाएगा। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, केवल 2। अगला प्रश्न है, सशस्त्र सेना झंडा दिवस के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. वर्ष 1949 से 7 दिसंबर का दिन पूरे देश में सशस्त्र सेना झंडा दिवस के रूप में मनाया जाता है। 2. इसका मकसद बैच, स्टिकर और अन्य सामग्री के जरिए सशस्त्र बलों के कर्मचारियों की बेहतरी के लिए लोगों से धन एकत्रित करना है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा यहाँ से सही है या फिर है? केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों या फिर ना तो 1 और ना ही 2? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों, यानी दोनों कथन सही हैं। हाल ही में नई दिल्ली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सशस्त्र सेना झंडा दिवस कोष यानी AFFDF में योगदान करने वाले लोगों को सम्मानित किया। 1949 से 7 दिसंबर को पूरे देश में सशस्त्र सेना झंडा दिवस के तौर पर मनाया जाता है, इसलिए कथन 1 सही है। इसका मकसद सैनिकों और शहीदों का सम्मान करना है, जिन्होंने देश के सम्मान की रक्षा हेतु देश की सीमाओं पर बहादुरी से दुश्मनों का मुकाबला किया और अपना सर्वस्व न्योछावर कर दिया। सशस्त्र सेना झंडा दिवस द्वारा इकट्ठा की गई राशि सैनिकों की विधवाओं, भूतपूर्व सैनिक, युद्ध में अपंग हुए सैनिकों व उनके परिवार के कल्याण आदि कार्यों पर खर्च की जाती है। सशस्त्र सेना झंडा दिवस का मुख्य मकसद सशस्त्र बलों के कर्मचारियों की बेहतरी के लिए लोगों से बैच, स्टिकर और अन्य वस्तुओं को बेचकर धन एकत्र करना है, इसलिए कथन 2 भी सही है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. भारत ने वर्ष 2030 तक गैर जीवाश्म ईंधन स्रोतों से 475 गीगावाट स्थापित विद्युत क्षमता हासिल करने का लक्ष्य घोषित किया है। 2. भारत ने गैर जीवाश्म ईंधन स्रोतों से स्थापित विद्युत क्षमता के 40% का महत्वाकांक्षी लक्ष्य हासिल कर लिया है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा यहाँ से सही है या फिर है? केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों या फिर ना तो 1 और ना ही 2? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, केवल 2। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने कहा है कि देश में कुल स्थापित गैर जीवाश्म ईंधन आधारित क्षमता लगभग 156.83 गीगावाट है। भारत ने गैर जीवाश्म ईंधन स्रोतों से स्थापित विद्युत क्षमता के 40% का महत्वाकांक्षी लक्ष्य हासिल कर लिया है, इसलिए कथन 2 सही है। मंत्रालय के अनुसार भारत वर्ष 2030 तक गैर जीवाश्म ईंधन स्रोतों से
500 गीगावाट स्थापित बिजली क्षमता हासिल करने के लिए प्रतिबद्ध है, इसलिए कथन 1 गलत है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, केवल 2। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. राज्य के नीति निदेशक तत्वों यानी डीपीएसपी का अनुच्छेद 41 निःशक्त व्यक्तियों से संबंधित है। 2. भारत की कुल जनसंख्या का लगभग 2.21% दिव्यांग जनसंख्या है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या से सही नहीं है या फिर है? केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, या फिर ना तो 1 और ना ही 2। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, ना तो 1 और ना ही 2, यानी दोनों कथन सही हैं। आज यानी 3 दिसंबर अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस या विश्व दिव्यांग दिवस यानी इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज IDPD है। इस अवसर पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने दिव्यांग व्यक्तियों के सशक्तिकरण की दिशा में काम के लिए व्यक्तियों, संस्थानों, संगठनों और राज्यों और जिलों को वार्षिक राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया। जान लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस या विश्व दिव्यांग दिवस के बारे में। इसे 1992 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा समाज और विकास के सभी क्षेत्रों में दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकारों और कल्याण को बढ़ावा देने के मकसद से घोषित किया गया था। इसका उद्देश्य राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक जीवन के हर पहलू में दिव्यांग व्यक्तियों की स्थिति के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों के तहत अनुच्छेद 41 के अनुसार राज्य अपनी आर्थिक सामर्थ्य और विकास की सीमाओं के भीतर काम पाने, शिक्षा पाने और बेकारी, बुढ़ापा, बीमारी और निःशक्तता तथा अन्य अनहर अभावों की दशाओं में लोक सहायता पाने के अधिकार को प्राप्त कराने का प्रभावी उपबंध करेगा। इसलिए कथन 1 सही है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कुल जनसंख्या में से लगभग 2.68 करोड़ व्यक्ति दिव्यांग यानी कुल जनसंख्या का 2.21% है। इसलिए कथन 2 सही है। 2.68 करोड़ लोगों में से 1.5 करोड़ पुरुष और 1.18 करोड़ महिलाएं हैं। दिव्यांग आबादी की एक बड़ी संख्या यानी 69% ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, ना तो 1 और ना ही 2। अंतिम प्रश्न है, आत्मकथा, इंडिया डिवाइडेड और चंपारण में सत्याग्रह निम्नलिखित में से किसकी कृतियां हैं? जवाहरलाल नेहरू, लॉर्ड माउंटबेटन, वल्लभ भाई पटेल या फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। हाल ही में उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि दी है। जान लेते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बारे में। इनका जन्म 3 दिसंबर 1884 को बिहार के सीवान जिले के जीरादेई में हुआ था। छात्र दिनों के दौरान 1906 में एक स्वयंसेवक के तौर पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एक सत्र में हिस्सा लेने के बाद देश के स्वतंत्रता आंदोलन में उनकी भागीदारी शुरू हुई। 1911 में इस राष्ट्रीय संगठन में शामिल हुए और कुछ सालों बाद उनकी मुलाकात महात्मा गांधी से हुई। महात्मा गांधी से प्रेरित होकर वे अपना कानूनी पेशा छोड़कर स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल हो गए। उन्होंने 1920 में असहयोग आंदोलन में हिस्सा लिया। वह महात्मा गांधी के समर्पण और दृढ़ विश्वास से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने बिहार में 1914 की बाढ़ और 1934 के भूकंप के बाद पुनर्वास कार्यों में सक्रिय योगदान दिया। उन्हें भारत के पहले राष्ट्रपति के तौर पर चुना गया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की कृतियां हैं महात्मा गांधी और बिहार, चंपारण में सत्याग्रह, आत्मकथा, इंडिया डिवाइडेड आदि। इसलिए विकल्प डी सही है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब नोट कर लेते हैं आज का अभ्यास प्रश्न। डीकार्बोनाइजिंग ट्रांसपोर्ट फोरम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. इस फोरम को संयुक्त रूप से नीति आयोग और वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट यानी WRI भारत द्वारा लॉन्च किया गया। 2. यह फोरम राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान एशिया के लिए परिवहन पहल यानी NDC-TIA परियोजना का एक हिस्सा है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा यहाँ से सही है या फिर है? केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, या फिर ना तो 1 और ना ही 2? इसका उत्तर हमें कमेंट सेक्शन में जरूर भेजिएगा। अगले सेशन में नए प्रश्नों के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।